नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं पश्चिम बंगाल में चल रहे एक बहुत बड़े कह सकते हैं लोकतांत्रिक विवाद की, जहां लाखों लोगों का वोट देने का अधिकार दांव पर लगा है। इस कहानी की शुरुआत आप जानते हैं आंकड़ों से नहीं होती। इसकी शुरुआत होती है एक बहुत ही नाटकीय घटना से, जो एक कहीं ज्यादा गहरी समस्या की तरफ इशारा करती है। तो बात है 2 अप्रैल 2026 की पश्चिम बंगाल में। हुआ ये कि हजारों की भीड़ ने एक बड़ा नेशनल हाईवे जैम कर दिया और एक सरकारी दफ्तर को घेर लिया। माहौल एकदम अराजक हो गया था। और बात यही नहीं रुकी। 7 न्यायिक अधिकारियों को 9 घंटों तक बंधक बनाकर रखा गया। जब पुलिस वहां पहुंची तो उन पर पत्थरों से हमला हुआ। सोचिए, हालत कितनी ज्यादा तनावपूर्ण हो गई होगी। तो सवाल उठता है कि ये लोग थे कौन? क्या ये कोई पेशेवर अपराधी थे? जी नहीं। और यही बात इस पूरी हकीकत को और भी ज्यादा चौंकाने वाली बना देती है। ये कोई और नहीं बल्कि हम आप जैसे आम नागरिक थे। इनमें शिक्षक थे, किसान थे, दुकानदार थे, ऐसे लोग जिनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। ये वो लोग थे जो बिल्कुल हताश हो चुके थे, क्योंकि उनसे उनका सबसे बड़ा अधिकार, वोट देने का हक, छीना जा रहा था। अच्छा, तो अब जरा इस मुद्दे की गहराई को समझते हैं कि आखिर ये सब हुआ कैसे। ये सब शुरू हुआ एक प्रोसेस से जिसका नाम है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन या SIR। इस प्रोसेस का असर इतना बड़ा था कि पश्चिम बंगाल में हर 6 में से 1 वोटर इससे प्रभावित हुआ। हर 6 में से 1। जरा इस आंकड़े को सोचकर देखिए। नतीजा, एक चौंकाने वाला आंकड़ा सामने आया। कुल 61 लाख, जी हां, 61 लाख लोगों के नाम वोटर लिस्ट से डिलीट कर दिए गए। और तो और 60 लाख और लोगों को एक बिल्कुल ही नई कैटेगरी में डाल दिया गया जिसका नाम था संदिग्ध। तो ये संदिग्ध वोटर आखिर है क्या? देखिए, ये एक बिल्कुल नई कैटेगरी बनाई गई। इसमें उन लोगों को डाला गया जिनके रिकॉर्ड्स में छोटी-मोटी गलतियां थीं, जैसे नाम की स्पेलिंग में कोई फर्क हो या परिवार के सदस्यों की उम्र में कुछ इनकंसिस्टेंसी हो। मतलब उनकी स्थिति एक तरह से बीच में ही लटका दी गई। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि 1952 के बाद से अब तक 13 बार ये रिवीजन हो चुका है, लेकिन ये संदिग्ध वाली कैटेगरी ये पहली बार आई थी। तो आधिकारिक तौर पर क्या कहा गया? उनका कहना था कि ये पूरी कवायद इसलिए की जा रही है ताकि वोटर लिस्ट से अवैध अप्रवासियों के नाम हटाए जा सकें। लेकिन जब आंकड़े सामने आए तो कहानी कुछ और ही निकली। देखिए, जिन मुस्लिम बहुल जिलों में अवैध अप्रवासियों के होने की सबसे ज्यादा आशंका जताई जा रही थी, वहां से सबसे कम नाम हटाए गए। और दूसरी तरफ जो हिंदू शरणार्थियों वाले जिले थे, वहां से सबसे ज्यादा नाम हटाए गए, राज्य के औसत से भी 2 गुना। ये आंकड़े तो सरकारी दावे से बिल्कुल मेल नहीं खाते। तो सवाल फिर वही है कि अगर मकसद अवैध अप्रवासियों को निकालना नहीं था, तो फिर गड़बड़ हुई कहां? और इसका जवाब छिपा है टेक्नोलॉजी और इस पूरे प्रोसेस में। हुआ ये कि एक नया सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किया गया। काम था 20 साल पुरानी वोटर लिस्ट को स्कैन करके आज की लिस्ट से मिलाना। लेकिन प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम ये थी कि इस सॉफ्टवेयर को बिना किसी टेस्टिंग के ही लगा दिया गया। किसी को नहीं पता था कि ये कितना सही है, कितना गलत। अधिकारियों ने खुद माना कि उन्हें कोई अंदाजा नहीं था कि ये सॉफ्टवेयर 60% एक्यूरेट है या 95%। और फिर आया 24 मार्च का दिन। उस शाम को ये सॉफ्टवेयर एक्टिवेट किया गया और नतीजा, कुछ ही देर में इसने लगभग पूरे राज्य के मतलब करीब 7 करोड़ वोटरों को संदिग्ध मार्क कर दिया। 2 घंटे बाद इसे एक तकनीकी गड़बड़ी कहकर सिस्टम को रीसेट कर दिया गया। सोचिए, एक एल्गोरिदम बिना किसी इंसानी जांच पड़ताल के ये तय कर रहा था कि कौन नागरिक है और कौन नहीं। और मामला सिर्फ सॉफ्टवेयर की गड़बड़ी का नहीं था। जो भी आधिकारिक आदेश दिए जा रहे थे वो व्हाट्सएप पर भेजे जा रहे थे। और कई बार तो ये मैसेज इलेक्शन कमीशन के अपने ही लिखे हुए नियमों के खिलाफ होते थे। तो अब तक हमने आंकड़ों और टेक्नोलॉजी की बात की, लेकिन ये सिर्फ डेटा की कहानी नहीं है। इसका असली और बहुत ही अपमानजनक और दर्दनाक असर आम लोगों पर पड़ा। और सिर्फ आम लोग ही नहीं, बड़े बड़े नामे गिरामी लोग भी इसकी चपेट में आए। जैसे कि हाईकोर्ट के एक रिटायर्ड जज जस्टिस शाहिदुल्ला मुंशी। उनका नाम लिस्ट से हटा दिया गया और उनके पूरे परिवार को संदिग्ध बता दिया गया। सोचिए कितनी अपमानजनक बात है। उनका नाम वापस तब जुड़ा जब मीडिया में ये खबर आई। और वो अकेले नहीं थे। इस लिस्ट में कारगिल युद्ध के हीरो मोहम्मद दुलाल अली, वर्ल्ड कप जीतने वाली क्रिकेटर ऋचा घोष, बंगाल की पहली महिला चीफ सेक्रेटरी नंदिनी चक्रवर्ती, यहाँ तक कि राज्य सरकार के मंत्री, डॉक्टर, वकील, पुलिस ऑफिसर और तो और जो बूथ लेवल के अधिकारी ये काम कर रहे थे, उनके नाम भी काट दिए गए।
इससे पता चलता है कि ये प्रोसेस कितना ज्यादा अंधाधुंध था। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे ये पूरा मामला अब जानबूझकर की गई धांधली के गंभीर आरोपों में बदल गया है और अभी क्या चल रहा है। तो देखिए, इस विवाद के अब दो पहलू हैं। एक तरफ आरोप है कि जिन जिलों में मुस्लिम आबादी ज्यादा है या जहां सत्ताधारी टीएमसी पार्टी बहुत कम मार्जिन से जीतती है, वहां से चुन चुन कर नाम हटाए गए। और दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने बीजेपी पर यह आरोप लगाया है कि वो फॉर्म 6 का इस्तेमाल करके दूसरे राज्यों से वोटरों के नाम अवैध तरीके से जुड़वा रही है। और जब संदिग्ध वोटरों के आंकड़ों को देखा गया तो एक और हैरान करने वाली बात सामने आई। पश्चिम बंगाल के सिर्फ 3 जिले, और ये वो जिले हैं जहां सत्ताधारी पार्टी अक्सर बहुत कम अंतर से जीतती है। इन्हीं 3 जिलों में पूरे राज्य के 42% संदिग्ध वोटर हैं। क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक हो सकता है? तो सवाल ये है कि अब क्या किया जा सकता है। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है और पश्चिम बंगाल के नागरिकों के लिए कुछ साफ कदम हैं जो वो उठा सकते हैं। सबसे पहला और सबसे जरूरी काम है अपना नाम चेक करना। इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर जाकर वोटर लिस्ट में अपना नाम ढूंढें। अगर नाम गायब है तो तुरंत ईसीआई वेब पोर्टल के जरिए अपील फाइल करें। आप चाहें तो एसडीओ, डीएम या एसडीएम के ऑफिस जाकर भी फिजिकली अपील जमा कर सकते हैं। ये बहुत जरूरी है कि अगर किसी का नाम हटा है तो वो तुरंत एक्शन ले। तो अंत में एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। पश्चिम बंगाल का ये पूरा मामला एक बहुत ही गंभीर सवाल हम सबके सामने रखता है। अगर किसी भी इंसान का सबसे बुनियादी लोकतांत्रिक अधिकार यानी वोट देने का हक एक अनटेस्टेड एल्गोरिदम के जरिए एक झटके में मिटाया जा सकता है, तो इस डिजिटल युग में एक नागरिक होने का आखिर मतलब क्या है?